हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 की बुक के 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, गति एवं दूरियों का मापन। अच्छा लेसन है, 1 या 2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, पहेली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। तो चलिए पढ़ लेते हैं यातायात की कहानी कि प्राचीन काल में लोग कैसे यात्रा करते थे। तब यातायात के साधन नहीं थे तो लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो लिखा है, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। सोचिए लोग कितने कठिन तरीके से यात्रा करते थे। पैदल जाते थे और सामान भी अपनी पीठ पर लादते थे। आगे लिखा है, बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगे। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहका बनाई जा सके, नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर तो विकास जो है धीरे धीरे हुआ। पहले लोग स्वयं अपने ऊपर सामान लाद कर ले जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, पशुओं के ऊपर सामान लाद कर ले जाने लगे। फिर उन्होंने लकड़ी के लट्ठों से खोखली गुहका बनाई तो उससे यात्रा करने लगे और उससे यात्रा जलमार्ग द्वारा करते थे। उसके पश्चात क्या हुआ, लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया और ये नाव जो है जल में रहने वाले जीवों के सदृश थे। आगे लिखा भी है। अध्याय 5 एवं 6 में मछली की धारा रेखी आकृति के बारे में आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। तो प्राचीन काल में जब पहिए का आविष्कार हो गया तो गाड़ियां बनाई जाती थी जिनमें पहिए लगाए जाते थे और उन्हें खींचते थे पशु। जैसे बैलगाड़ी बनाई जाती थी, घोड़ा गाड़ी बनाई जाती थी। तो इसी प्रकार से पशु सामान को लादकर गाड़ियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। आगे लिखा है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाजों पर निर्भर थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। आगे लिखा है, इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होने लगा। जैसे जैसे विकास हुआ, यातायात के और साधन विकसित हुए। मोटर कार, ट्रक ये स्वचालित थे। इन्हें पशुओं द्वारा खींचने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इनमें इंजन था। और जो जल परिवहन के साधन थे उनमें भी मोटर का प्रयोग किया जाने लगा। आगे लिखा है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत गाड़ी, विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल
पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है, यानी इनका जो आविष्कार है वह 20वीं शताब्दी में हुआ। लिखा है यह डेस्क कितना चौड़ा है। तो डेस्क को मापने के लिए बालिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर गिल्ली और डंडे से मापा गया है, तो ये पढ़ना आवश्यक नहीं है, ये बच्चों के लिए बताया गया है। यहाँ आप ये देख लीजिए, ये जो होता है इस अंगूठे से इस उंगली तक की जो लंबाई होती है ये बालिस्त होती है, यानी कि हाथ द्वारा मापना ये बालिस्त कहलाता है। तो मेज की चौड़ाई को बालिस्त से भी माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें वही पढ़ना है जिनसे प्रश्न बनते हैं। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। तो किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त करते हैं। एक भाग होता है संख्या और दूसरा भाग क्या होता है, मात्रक। आगे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है कि उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई क्या है, मात्रक। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है मापन के मानक मात्रक। अब जो मानक मात्रक है उनके बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। ये प्राचीन काल की बात है। लेकिन जब विकास हुआ तो मापन के जो मानक मात्रक थे उनके बारे में लोगों को जानकारी हुई। आगे लिखा भी है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहिनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। तो संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई की मात्रक के रूप में फुट का भी प्रयोग करते थे, लेकिन जो फुट की लंबाई थी वह भिन्न भिन्न थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल या मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि मापन की जो मानक प्रणाली है उसकी रचना किसने की, तो फ्रांसीसियों ने की, और इसका नाम क्या है, मीटरी पद्धति। आगे लिखा है, एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है।
चित्र में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। चलिए चित्र देख लेते हैं। इस चित्र की बात हो रही है। आगे लिखा है प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। अब दूरियां जो है वह मीटर में नहीं मापी जा सकती, तो इसके लिए क्या है, एक बड़े मात्रक को परिभाषित किया गया जिसे कहते हैं किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को एसआई मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर लंबाई किस प्रकार से मापनी है ये बताया गया है। तो ये बच्चों के लिए है ताकि बच्चे सही तरीके से लंबाई को मापना सीख लें। हमें वही पढ़ना है जिनसे प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर लिखा है किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। अब यदि रेखा वक्र है तो वक्र रेखा को किस प्रकार मापें। यदि इस तरीके से रेखा है तो इस तरीके की लंबाई मापने के लिए धागे का उपयोग हम कर सकते हैं। तो चलिए मात्रकों के बारे में जान लिया। अब लिखा है हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। लिखा है उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी हैं। इनकी सूची सारणी में बनाइए। आपकी सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हो बनाइए। इनमें से कौन गतिशील है, कौन विराम में है, आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। आगे लिखा है आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। अब जो वस्तु स्थिर है, अपने स्थान पर ही है, जैसे मेज है, कुर्सी है, ये सभी क्या है, ये विराम अवस्था में है। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही हैं वह गतिशील अवस्था में है। जैसे घड़ी की सुइयां, घड़ी विराम अवस्था में है लेकिन जो घड़ी की सुइयां है वह गतिशील अवस्था में है। इसी प्रकार से आगे गतियों के बारे में समझाया जा रहा है। तो लिखा है गति के प्रकार। तो गति कितने प्रकार की होती हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सरल रेखी गति के बारे में बताया गया है। जब वस्तुएं एक ही दिशा में गति करती हैं तो ऐसी गति कहलाती है सरल रेखी गति। तो यहाँ पर लिखा भी है आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इस प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सड़क पर जो वाहन जाते हैं तो ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये होती है सरल रेखी गति। इसी प्रकार से सिपाहियों की मार्च पास्ट की जो गति है वह भी सरल रेखी गति होती है। अगले क्रियाकलाप में
दूसरी प्रकार की गति के बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। जब आप पत्थर को धागे से बांध देंगे तो वह वृत्तीय पथ के अंतर्गत गति करेगा। तो ऐसी गति क्या कहलाती है? वर्तुल गति। यहाँ पर आप और भी वर्तुल गति के उदाहरण देख सकते हैं। ये ए में जो दिखाए गए हैं, इस प्रकार से जो बैल होते हैं वो गति करते हैं, तो यह वर्तुल गति होती है। इसी प्रकार से जो पंखे की गति है वह भी वर्तुल गति होती है। आगे लिखा भी है, इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। आगे लिखा है, बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। तो इनमें किस प्रकार की गति है? वर्तुल गति। आगे लिखा है, कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति कहलाती है आवर्ती गति। आगे लिखा हुआ है, डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। जिसे डोरी में बांधकर घुमाया था तो वर्तुल गति हुई थी उसमें, तो वही वाला पत्थर लेना है। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की यह गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। तो जब वस्तुएं एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं तो ऐसी गति आवर्ती गति कहलाती है। तो इसी प्रकार से लोलक में गति होती है। और भी उदाहरण हैं आवर्ती गति के। कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। वृक्षों की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों की झिल्ली की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। तो ये आवर्ती गति के उदाहरण पढ़ लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई मशीन का परीक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती है। क्या ऐसा नहीं है? यहाँ सुई की गति आवर्ती गति कर रही है। तो बिल्कुल करती है। पहिया वर्तुल गति करता है और सुई जो है आवर्ती गति करती है। आगे लिखा है, क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। तो जब गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती है तो यह सरल रेखीय गति तो कर रही है क्योंकि एक दिशा में जा रही है, लेकिन गेंद लुढ़कते हुए जाती है तो यह गेंद घूर्णन गति भी करती है। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे लिखा है, इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मात्रक याद रखने हैं। गति कितने प्रकार की होती है ये आपको याद रखनी है। किसमें कौन सी गति होती है ये भी याद रखना है। आगे लिखा है,
इससे हमें जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंगे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के प्रताप चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। तो आज के लेसन में गति के बारे में जाना, दूरी को कैसे मापते हैं, प्राचीन काल में कैसे मापा जाता था, अब किस प्रकार से नापते हैं, यातायात के साधन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए प्राचीन काल में किन साधनों का प्रयोग किया जाता था और अब वर्तमान में किन साधनों का प्रयोग करते हैं, ये सब जाना। गति के प्रकारों के बारे में जाना, किस में कौन सी गति होती है ये भी जाना। तो अच्छा लेसन है, 1 या 2 प्रश्न इससे बन जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जितने भी मैंने अभी तक लेसन पढ़ाए हैं, किसी भी लेसन के किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।